इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ होता है। बगैर सड़कें बनाए, बगैर पुल बनाए, बगैर बेहतर रेलवे बनाए, बगैर एयरपोर्ट बनाए, बगैर पोर्ट्स बनाए, आप देश का आर्थिक विकास नहीं कर सकते। और आज के दौर में तो बगैर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट ही नहीं आता है, निवेश ही नहीं आता है। और आने की तो छोड़, अगर आपके देश का इंफ्रा बेहतर नहीं है तो आपके देश के ही लोग बाहर चल जाने लगते हैं, भगने लगते हैं। यानी आपको अगर देश का आर्थिक विकास करना है तो आपको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। अगर आज की हम बात करें तो आज भारत कह रहा है कि हम 21वीं शताब्दी में दुनिया के टॉप अर्थव्यवस्था वाली देशों में शामिल होंगे। अभी बजट आया जिसमें प्रधानमंत्री ने संकल्प दिखाया है। बजट पर बोलते, बजट की विशेषताओं को बताते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि हम 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। इस बजट में अमृतकाल के सपने भी देखे वित्त मंत्री ने और साफ साफ कहा कि हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारी जो बड़ी जनसंख्या है, हमारे देश की जरूरतें जो जितनी बड़ी है, उसके लिए भी हमारे यहां आर्थिक विकास जरूरी है। इसके लिए इंफ्रा का होना जरूरी है। अब दिक्कत इस बात की है कि ये इंफ्रा बनेंगे कैसे? इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जरूरतें, इंफ्रा बनेंगे कैसे? जो लोग अर्थशास्त्र को नहीं समझते हो तो कह देते हैं कि सरकार पैसा लगाएगी, बनवा देगी। अरे भाई, सरकार के पास कोई पेड़ नहीं है कि हिला देगी पैसा गिर जाएगा। सरकार के पास भी एक सीमित पैसा है। उसी पैसे में उसे वेलफेयर भी करना है, उसी पैसे में उसे डिफेंस देखना, उसी पैसे में उसे प्रशासन देखना, उसी पैसे में देश के विकास की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाना है। तो इतना पैसा नहीं है कि इंफ्रा की जरूरत को पूरा हो पाए। और भारत की बात नहीं, दुनिया में कोई भी देश सिर्फ सरकार के दम पर इंफ्रा नहीं बना पाता है। ऐसे में जरूरत पड़ती है कि क्यों ना हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंफ्रा में आकर्षित करें। मसलन हम पूंजीपतियों को आकर्षित करें कि हमारे पूंजीपति आए, सड़क बनाए, पुल बनाए, बंदरगाह बनाए, एयरपोर्ट बनाए, रेलवे बनाए। पूंजीपति क्यों आएगा? पूंजीपति तो तभी आएगा ना जब उसको सड़क बनाने से, रेलवे बनाने से, पोर्ट बनाने से उसे प्रॉफिट होता हो। अगर वो सड़क में 1000 करोड़ लगाए तो 1500 करोड़ कमाए। अर्थात इंफ्रा में प्राइवेट सेक्टर निवेश तब करेगा जब हम इंफ्रा में निवेश को प्रॉफिटेबल बना दें, लाभदायक बना दें, या यूं कहिए इंफ्रा को ही एक व्यवसाय बना दें। अर्थात सड़क बनाना एक बिजनेस बना दें, पुल बनाना एक व्यवसाय बना दें, रेलवे कॉरिडोर बनाना एक व्यवसाय बना दे, एयरपोर्ट बनाना व्यवसाय बना दे, डिजिटल कनेक्टिविटी देना व्यवसाय बना दे, सीवेज सिस्टम ठीक करना व्यवसाय बना दे। तो यह व्यवसाय बनेगा कैसे? तरीके ढूंढने होंगे। तो अर्थव्यवस्था में तरीके ढूंढे गए हैं कि किन किन तरीकों से प्राइवेट सेक्टर आए, इंफ्रा में निवेश करे, पैसा लगाए, इंफ्रा बनाए, वो भी पैसा कमाए और देश को इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल जाए। ऐसे तरीके इजाद किए गए हैं। इन्हीं तरीकों को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मॉडल। तो दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। और आज की हमारी चर्चा है इन्वेस्टमेंट मॉडल पर। आज हम समझेंगे कि क्या है इन्वेस्टमेंट मॉडल, क्या है निवेश मॉडल। आज की अगर बात करें, हमारे प्रधानमंत्री जो विकसित भारत की बात करते हैं, जो हम गति शक्ति की बात करते हैं, जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात करते हैं, वो तभी संभव हो सकता है जब हम देश के सामने बेहतर इन्वेस्टमेंट मॉडल को रखें। आज जो सबसे प्रचलित इन्वेस्टमेंट मॉडल है उसे कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। क्या कहते हैं उसे? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। पब्लिक मतलब सरकार, प्राइवेट सेक्टर मतलब निजी क्षेत्र, पार्टनरशिप मतलब दोनों की भागीदारी। अर्थात सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर के भागीदारी करेंगे और बुनियादी ढांचे का विकास करेंगे। यह आज का सबसे फेमस, सबसे प्रचलित इन्वेस्टमेंट मॉडल है। तो बात करते हैं वही कि क्या है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो हमने कहा ना कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर बुनियादी ढांचे का विकास करते हैं। कुछ योगदान सरकार देगी, कुछ योगदान प्राइवेट देगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे देगी।
2000 से शुरू हुआ भारत में व्यापक तौर पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। 2000 से ही, व्यापक नहीं छोटे तौर पर शुरू हुआ, अब तो बहुत व्यापक हो गया है। 2000 से इसकी शुरुआत हुई थी। 2016 में एक बनाई गई केलकर समिति, इस केलकर समिति से कहा गया कि थोड़ा सा आप जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल हमारे देश में चल रहा है इसकी समीक्षा कीजिए कि सब कुछ ठीक ठाक तो है ना। तो केलकर समिति ने इसे परिभाषित भी किया, और केलकर समिति ने जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की परिभाषा दी तो केलकर समिति ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति और सेवा का एक ऐसा प्रावधान जिसमें प्राइवेट पार्टनर को निश्चित समय और उद्देश्यों के लिए अधिकार दिया जाता है, वह इंफ्रा बनाता है, इंफ्रा का इस्तेमाल करता है, उससे पैसे, अपने पैसे को प्रॉफिट सहित वसूलता है, उसके बाद सरकार को दे देता है। अगर हम इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की बात करें तो पहली बार 2000 में भारत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को रोड प्रोजेक्ट्स में स्वीकारा था। हमने बताया था कि पहली बार कब स्वीकारा था, तो पहली बार सड़कों के निर्माण में 2000 में भारत ने स्वीकारा था, यानी पहली बार इसे स्वीकारा गया था रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। वर्तमान हालात ये हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे पुल हो, बंदरगाह हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, सीवेज सिस्टम हो, डिजिटल कनेक्शन हो, सोशल इंफ्रा, स्कूल, सब में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल चल रहा है। यानी सड़क से शुरू हुआ 2000 में और आज इंफ्रा के सभी क्षेत्रों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल चल रहा है। अब सवाल उठता है कि इसकी जरूरत क्यों है। आप लोग भी सोच रहे होंगे, आप लोगों को तो एग्जाम में लिखना भी होगा। तो याद रखना, आज हमारी सरकारों को, जितनी भी सरकारों को है, सबको बेहतर बुनियादी ढांचे की बढ़ती मांग को पूरा करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। देश के आम जनता को भी बेहतर सड़कें चाहिए, बेहतर डिजिटल कनेक्शन चाहिए, इंटरनेट आता रहे, बेहतर सीवेज सिस्टम चाहिए, पुल चाहिए, रेलवे चाहिए, बंदरगाह चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए। आम जनता को भी चाहिए, सरकारों को भी चाहिए, उद्योगपतियों को चाहिए, पूंजीपतियों को चाहिए, व्यापारियों को चाहिए, सबको बेहतर बुनियादी ढांचा चाहिए। अब जब सबको चाहिए तो सरकारें बनाएंगी कैसे? तो सरकारों ने महसूस किया कि प्राइवेट सेक्टर के साथ साझेदारी के लिए एक आकर्षक साधन बन गया है सरकारों के लिए प्राइवेट सेक्टर, कि हम प्राइवेट सेक्टर के साथ साझेदारी करेंगे और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। इससे फायदा ये होता है कि जब प्राइवेट सेक्टर काम करता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट हैं वो तेजी से पूरे किए जाते हैं। साथ ही साथ सरकारें डिजाइन और निर्माण लागत के बोझ से मुक्ति पा लेती है। परियोजनाओं का जो रिस्क होता है उसका ट्रांसफर प्राइवेट सेक्टर की हो जाता है। परियोजनाओं के बेहतर डिजाइन, पसंद की प्रौद्योगिकी, निर्माण, संचालन और सेवा विस्तार की उम्मीद सरकारें करती हैं, प्राइवेट सेक्टर उन्हें यह देता है। और साथ साथ जब इंफ्रा में प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा तो यह भी होता है कि जनता के किसी बगैर प्रतिरोध के बिजली और सड़क जैसी सेवाओं में की सब्सिडी को तार्किक बनाया जा सकता है। आप कहोगे ये कैसे हुआ? देखो, अगर सरकार सड़क बना देती है और दे देती है तो सड़क के रूप में आपको क्या दे रही है? सब्सिडी दे रही है। सरकार पावर प्लांट लगाती है, दे देती है बिजली मुफ्त, तो क्या दे रही है? बिजली के रूप में सब्सिडी दे रही है। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर सड़क बनाएगा, एक्सप्रेसवे बनाएगा, तो जो लोग उस एक्सप्रेसवे पर चलेंगे उनको टोल टैक्स देना होगा। यानी जो इस्तेमाल कर रहा है वो पैसा दे रहा है, तो जनता, टैक्स पेयर का पैसा सब्सिडी में नहीं जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर बिजली बनाएगा, बेचेगा, जो इस्तेमाल कर रहा है वो पैसा देगा। तो सब्सिडी को भी एक प्रकार से तार्किक बनाया जा सकता है। इन्हीं सब वजहों से हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत है। अब आइए देखते हैं कि इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के भीतर मॉडल कौन कौन से काम कर रहे हैं। तो ढेर सारे मॉडल हैं, एक पर हम चर्चा करते हैं। जैसे एक मॉडल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के भीतर, जिसे इन्वेस्टमेंट मॉडल नंबर 1 समझिए, जिसे हम कहते हैं बीओटी मॉडल। भारत में सबसे पहले यह बीओटी मॉडल ही आया था। सबसे पहले 2000 में सड़क परियोजनाओं में जिस मॉडल को स्वीकारा गया था वो बीओटी मॉडल ही था। यहीं से भारत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की शुरुआत की थी, या यूं कहिए भारत ने अपने इन्वेस्टमेंट मॉडल से के दरवाजे प्राइवेट सेक्टर के लिए इसी मॉडल से शुरू किए थे। इस बीओटी का पूरा नाम है बिल्ड, ऑपरेट और टोल। बनाइए, संचालन कीजिए और टोल वसूल कीजिए। तो क्या होता है इसमें? सीधी सी बात समझ लो। देखो, किसी भी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी को सड़क बनाने का सरकार ठेका दे देती है, सरकार जमीन दे देती है, कहती है सड़क बनाओ। अब ये प्राइवेट सेक्टर सड़क का डिजाइन करेगा,
प्राइवेट सेक्टर ही सड़क का निर्माण करेगा और इस डिजाइन और निर्माण के लिए जितने पैसे की व्यवस्था होगी ये प्राइवेट सेक्टर ही करेगा। अब मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर ने किसी सड़क के बनाने में 1000 करोड़ रुपए लगाया, तो भाई प्राइवेट सेक्टर ने 1000 करोड़ रुपए लगाया, तब 1000 करोड़ रुपए फंसे रहेंगे ना। ये दान करने तो आया नहीं, तो प्रॉफिट कमाने आया है। तो होता क्या है, सरकार और प्राइवेट कंपनी आपस में बात कर लेते हैं कि आपने 1000 करोड़ लगाया तो आपको 1500 करोड़ कमाना होगा भाई। तो ये लोग देख लेते हैं कि कितने दिन तक ये जो सड़क बनाया है प्राइवेट कंपनी, इस प्राइवेट कंपनी को सड़क दे दिया जाए। अब प्राइवेट कंपनी क्या करती है, सरकार और प्राइवेट कंपनी के एग्रीमेंट हो जाता है, एक अनुमान लगा लिया जाता है, चलिए 20 साल तक अगर इस सड़क का संचालन इस प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाए तो 20 साल में इसके 1500 करोड़ रुपए वसूल हो जाएंगे, ये टोल वसूली करेगी। तो होता क्या है कि प्राइवेट कंपनी सड़क की डिजाइन करेगी, निर्माण करेगी, पैसे लगाएगी और जितने दिन का एग्रीमेंट हुआ है उतने दिन टोल कलेक्शन करेगी। टोल कलेक्शन के साथ साथ ये सड़क का मेंटेनेंस भी करती रहेगी और जब 15 साल बीत गया, टोल कलेक्शन हो गया, तो यह उस सड़क को ट्रांसफर कर देगी किसको, भारत सरकार को। मेंटेनेंस के साथ वो सड़क ट्रांसफर करेगी। अब इससे फायदा क्या हुआ, फायदा यह हुआ कि दुनिया भर के पूंजीपतियों के लिए, दुनिया भर के उद्योगपतियों के लिए सड़क बनाना एक बिजनेस बन गया। आज तमाम तरह की, पहले भारत में सड़क बनाने वाली प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं थी, आज हो गई हैं। प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए सड़क बनाना एक बिजनेस हो गया। वो 1000 करोड़ जुटा रही हैं, डिजाइन कर रही हैं, निर्माण कर रही हैं, पैसे की व्यवस्था कर रही हैं। इस 1000 करोड़ भाई उन्होंने लगाया है, अब उनका पैसा 5 साल 10 साल लाख रहेगा, तो इनका हक है कि 1500 करोड़ कमाए। अब ये टोल कलेक्शन करेंगी तो 1500 करोड़ कमाएंगी, इनका भी फायदा। देश का क्या फायदा, देश का फायदा है कि बिना पैसा लगाए उसको सड़क मिल गई, जनता को बेहतर सड़क मिल गई। तो पहला मॉडल आया ये बीओटी मॉडल। ठीक, भारत में ये बीओटी मॉडल आया लेकिन बहुत सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि पहला था। हुआ क्या कि प्राइवेट कंपनियां आई, पैसा लगाई, सड़क बनाई, जब टोल वसूल ले गई, लोग लठ लेके आ जाते थे। भारत में टोल न देना तो गौरव की बात है, अन्य देशों में टोल देना उत्तरदायित्व की बात है। जापान का आदमी बिना टोल दिए जाता ही नहीं, यूरोप अमेरिका का आदमी जाता ही नहीं। अब भारत में जा क्या है, हर इलाके में एक दादा होते हैं, नेता होते हैं, कहते हैं जाके बोल दियो टोल पर फलाना के आदमी हैं, टोल न देना ईगो है। तो टोल कलेक्शन बहुत हो नहीं पाया, इसलिए कुछ जगह ये बीओटी मॉडल सक्सेस हुआ और कुछ जगह ये बीओटी मॉडल सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन पहला है, महत्वपूर्ण है, इसने इन्वेस्टमेंट मॉडल के दरवाजे खोले, कई सड़कें बनाई और कई जगह अच्छी सड़कें बनाई। कुछ मॉडल सक्सेस हुए, कुछ मॉडल, यानी कई सड़कें बनाई जहां प्राइवेट कंपनियां फायदे में रही, कई सड़कें ऐसी बनी जहां प्राइवेट कंपनियां घाटे में बनी। इस बीओटी मॉडल से सरकार ने एक बात तो समझ लिया कि अगर हम बेहतर दरवाजे खोल दें, कई मॉडल दे दें इन्वेस्टमेंट के, तो प्राइवेट सेक्टर हमारे देश की इंफ्रा जरूरत पूरा कर देगा। और अगर हम अच्छा परफॉर्म करें तो देश क्या, दुनिया भर की कंस्ट्रक्शन कंपनियां आएंगी हमारे देश में, एक्सप्रेसवे बनाएंगी, कॉरिडोर बनाएंगी, रेलवे ट्रैक बिछाएंगी, रेलवे की बोगियां बनाएंगी, बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करेंगी, एयरपोर्ट बनाएंगी। जैसे मान लीजिए अभी दिल्ली में बहुत शानदार जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, उसे कौन बना रहा है, स्विट्जरलैंड की कंपनी बना रही है, भारत सरकार का 54 पैसा नहीं लग रहा है। अब होगा क्या, स्विट्जरलैंड की कंपनी बना रही है, 30 साल तक उसका संचालन करेगी, टैक्स वसूलेगी, 30 साल बाद भारत सरकार को देकर चली जाएगी। भारत सरकार को क्या मिल गया, एक बढ़िया एयरपोर्ट मिल गया, अपना पैसा नहीं लगाना पड़ा, स्विट्जरलैंड की भी कंपनी को प्रॉफिट मिल गया। तो आगे इन पर चर्चा करें। तो इस बीओटी मॉडल जो आंशिक सफलता रही, इससे यह बात तो तय हो गई कि हम बेहतर इन्वेस्टमेंट मॉडल लेकर के आए तो हम अपने देश के इंफ्रा जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो इस बीओटी मॉडल तो चलता रहा, इसके बाद भी कई मॉडल लाए गए। जैसे एक मॉडल लाया गया जिसे हम कहते हैं ईपीसी मॉडल, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मॉडल। इस मॉडल में कहा गया कि प्राइवेट डेवलपर आएगा, सड़क बनाएगा, यानी सड़क का डिजाइन करेगा, निर्माण करेगा, और सड़क का डिजाइन और निर्माण करके सड़क को तुरंत सरकार को सौंप देगा। किसको सौंप देगा, सरकार को सौंप देगा। अब सरकार क्या करेगी, सरकार ही इस सड़क का संचालन करेगी, सरकार ही इस सड़क की रखरखाव करेगी
और सरकार ही टोल कलेक्शन करेगी, और सरकार टोल कलेक्शन करके जो प्राइवेट डेवलपर से जितने का एग्रीमेंट हुआ होगा उतना पैसा उसे दे देगी। जैसे मान लीजिए ये किसी सड़क को बनाने में 1000 करोड़ लगते हैं, ठीक, तो प्राइवेट सेक्टर डिजाइन किया, निर्माण किया, बना करके सरकार को दे दिया। अब सरकार से कहा है कि भैया 15 साल का एग्रीमेंट है, 15 ईयर का एग्रीमेंट है, तो 15, मान लो 15 ईयर 20 ईयर जो भी हो, मैं एग्जांपल समझा, 15 ईयर का एग्रीमेंट है, तो 15 साल तक उस सड़क का संचालन ये भारत सरकार करेगी, रख रखाव भी करेगी। हाँ, टोल वसूल करके इन 15 सालों में जो भी टोल की वसूली होगी प्राइवेट डेवलपर को दे देगी। यह व्यवस्था इसलिए लाई गई क्योंकि हुआ क्या, इस बीओटी मॉडल में कई जगह प्राइवेट सेक्टर टोल की वसूली ही नहीं कर पाया। कभी गांव वाले लठ लेकर के आ जाते थे, कभी किसी दादा का आदमी आ जाते थे, कभी विधायक जी का आदमी आ जाते थे, कभी सरकारी अधिकारियों के आदमी आ जाते थे, पैसा ही नहीं देते थे, टोल पर मारा पीटा होता था। तो प्राइवेट कंपनियों ने कहा कि भैया, तो भारत सरकार ने कहा आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप आइए डिजाइन निर्माण कीजिए, आपको पैसा मिलेगा, टोल कनेक्शन हम खुद कर लेंगे, सिपाही खड़े कर देंगे। इसे कहा गया ईपीसी मॉडल। एक मॉडल ये लाया गया, इस पर भी कई ठेके हो रहे हैं। इसके बाद एक मॉडल लाया गया जिसे कहा गया वी बोट। यह पुराना जो पहला मॉडल था उसी से मिलता जुलता मॉडल था। वी बोट को कहा जाता है वेरिएबल, वी से वेरिएबल, बाकी वही है बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। वी बोट को कहा जाता है वेरिएबल, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। इसमें सेम टू सेम वही मॉडल है जो बोट मॉडल है, बोट मॉडल ही है, लेकिन इसमें वेरिएबल कर दिया गया। अभी समझाते हैं, समझ जाओगे। देखो इसमें क्या है कि प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी आ रही है, सड़क बना रही है, यानी सड़क कौन बना रहा है, प्राइवेट डेवलपर बना रहा है, ठीक। और उसके बाद प्राइवेट डेवलपर ही टोल कलेक्शन करके जितनी लागत है वो वसूल कर रहा है। मान लो यहां भी 1000 करोड़ की लागत आई है, तो सरकार से प्राइवेट डेवलपर का एग्रीमेंट हो गया है कि भैया 20 साल हम टोल कलेक्शन करेंगे और अपनी लागत वसूल करेंगे। तो मॉडल तो ये पुराना हो गया। फिर इसमें वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब है इसमें एक एग्रीमेंट और होता है। इसमें वेरिएबल का मतलब ये होता है, इसमें एक एग्रीमेंट ये होता है कि जो डेवलपर लागत वसूल करेगा उसमें डेवलपर की सुरक्षा की बात की गई है। जैसे मान लीजिए कहा गया है कि यदि किसी सड़क को प्राइवेट सेक्टर ने बनाया और वहां अनुमान लगाया गया है कि भाई रोज इतना ट्रैफिक गुजरेगा, रोज इतनी गाड़ियां गुजरेंगी, रोज इतना टोल कलेक्शन होगा, इसके हिसाब से कह दिया गया चलिए आप 10 साल वसूली कीजिएगा। लेकिन जितना अनुमान लगाया गया उससे ज्यादा अगर हाई ट्रैफिक आ गई तो, यानी मान लीजिए इस प्राइवेट सेक्टर को 1500 करोड़ की वसूली करनी है और कहा गया है कि आप 10 साल में वसूली करेंगे, लेकिन मान लीजिए ट्रैफिक ज्यादा आ गया और 10 साल के बदले 8 साल में ही वसूली हो गया। तो यदि समय से पहले लागत वसूल हो जाती है तो डेवलपर अपने कॉन्ट्रैक्ट टाइम से पहले ही जो सड़क है वह एनएचआई को ट्रांसफर कर देगा, यानी सरकार को ट्रांसफर कर देगा। 10 साल के पहले यदि 8 साल में ही वसूल हो गई तो सड़क ट्रांसफर कर देगा। वही दूसरी भी व्यवस्था दी गई है कि यदि ट्रैफिक अनुमान से कम रहता है तो कॉन्ट्रैक्ट टाइम बढ़ा दिया जाएगा। मान लीजिए 10 साल का दिया गया था और जितनी ट्रैफिक की कल्पना थी उतना नहीं आया तो कह दिया जाएगा चलो भाई इनको 15 साल कर देते हैं। अर्थात किसी भी कीमत पर डेवलपर को घाटे में नहीं रखना है। लेकिन साथ साथ इसमें यह भी बात कही गई कि यह जो प्रोजेक्ट होगा, जो वेरिएबल बोट प्रोजेक्ट होगा, यह प्रोजेक्ट या यह मॉडल वी बोट मॉडल उन्हीं प्रोजेक्ट पर लागू होगा जिनमें 3 व्यवस्था होगी। पहला, इलेक्ट्रॉनिक रूप से टोल कलेक्शन होना चाहिए, मैनुअल नहीं होना चाहिए, आदमी बेईमानी कर देगा। ऑटोमेटिक ट्रैफिक काउंट होना चाहिए, यानी ऐसी व्यवस्था होना चाहिए जितना ट्रैफिक गुजर रहा है मशीन से सब काउंट हो जाए ताकि डेवलपर को भी पता चले, सरकार को पता चले। साथ साथ वीडियो इमेज डिटेक्शन प्रणाली हो, यानी जितना ट्रैफिक गुजर रहा है सबकी फोटो भी खींची जाए, वीडियो भी बनी जाए, ताकि अगर ऑटोमेटिक ट्रैफिक काउंट में कहीं कोई गड़बड़ी हो जाए तो यहां से उसको प्रूफ कर लिया जाए। यानी पूरी तरह नॉन मैनुअल ट्रैफिक कलेक्शन होना चाहिए। इस पूरे के पूरे मॉडल की यह विशेषता है। तो एक मॉडल यह हो गया। इसके बाद एक मॉडल लाया गया 2016 में जिसे कहा जाता है हाइब्रिड। इस 2016 के मॉडल को कहा जाता है, ये चल क्यों नहीं रहा, इस 2016 के मॉडल को कहा जाता है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, इसे HM मॉडल कहा जाता है। ठीक, 2016 में लाया गया
2016 में लाया गया NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा सड़क निर्माण के लिए इस मॉडल को लाया गया। ठीक, इस HM मॉडल में एक बात कही गई कि जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी सड़क बनाने का टेंडर ले लेगी और सड़क बनाएगी। ठीक, जो कोई कंपनी सड़क बनाने का टेंडर ले लेगी, भारत सरकार जितने का टेंडर होगा उसका 40% एडवांस पेमेंट इस कंपनी को कर देगी। मान लीजिए 1000 करोड़ का यदि टेंडर हो तो 400 करोड़ भारत सरकार कर देगी, इस कंपनी को दे देगी। शेष जो 60% पैसा है, सेठ जो 60% पैसा है, जब यह रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी सड़क बना देगी तो जितने साल का एग्रीमेंट है, ठीक, उतने साल में इस शेष 60% का पेमेंट हो जाएगा ईयरली इंस्टॉलमेंट के रूप में। मान लीजिए 1000 करोड़ में यह सड़क बनी और 10 साल का एग्रीमेंट है, समझना, तो 400 करोड़ तो एडवांस मिल गया, बचा कितना, 600 करोड़। अब 600 करोड़ का ईयरली पेमेंट कर देगी भारत सरकार, यानी 60 करोड़ हर साल देती जाएगी कंपनी को। तो यह मॉडल HM मॉडल लाया गया। दरअसल इस HM मॉडल की जरूरत थी। हो क्या रहा था कि जो भी BOT मॉडल चल रहा था, इस BOT मॉडल में कुछ समस्याएं आ रही थी। जैसे जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, विशेष करके भारत की प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनियां इतनी वित्तीय रूप से मजबूत नहीं है। इन प्राइवेट प्लेयर को, इन प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनियों को फाइनेंस जुटाने में समस्याएं आ रही थी। बैंक जो थे वह इन प्राइवेट प्लेयर्स को, जो सड़क कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, लोन नहीं दे रहे थे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बैंकों का NPA तेजी से बढ़ रहा था। साथ साथ कई जगह जो प्रोजेक्ट डेवलपर था, जो सड़क निर्माण कंपनी थी, कई जगह सड़क बन गई थी लेकिन लो पैसेंजर ट्रैफिक के रिस्क को उठाना पड़ रहा था। ऐसे में यह महसूस किया सरकार ने कि एक व्यवहारिक मॉडल ला देते हैं जिसमें 40% पेमेंट एडवांस कर देते हैं, इनका भी काम हो गया, हमारा भी काम हो गया, सड़क चलने लगेगी, ट्रैफिक वसूली होगी, हर साल जितनी वसूली होगी ईयरली के हिसाब से हम देते रहेंगे। बोझ न सरकार पर आएगा न प्राइवेट कंपनी पर आएगा, दोनों लोग अपना अपना रिस्क क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे। यह रहा HM मॉडल। इसके बाद एक मॉडल आया जिसे कहते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। यह मॉडल जो एयरपोर्ट विस्तार की उड़ान परियोजना है उसमें लागू किया गया है, वायबिलिटी गैप फंडिंग। और अभी इस बजट में इसको सोलर प्रोजेक्ट में लागू कर दिया गया है, सौर ऊर्जा, विंड प्रोजेक्ट में, पवन ऊर्जा में लागू कर दिया गया है। ठीक, तो क्या है वायबिलिटी गैप फंडिंग? देखो, वायबिलिटी गैप फंडिंग में क्या है कि उन प्रोजेक्ट को वित्तीय मदद देना जो तुरंत, जिसकी कॉमर्शियल वायबिलिटी ना हो, यानी वाणिज्यिक रूप से वो तुरंत लाभ में ना आए, हाँ 5 साल बाद लाभ में आ जाएंगे। जैसे मैं समझाता हूं, जैसे पहले इसे लाया गया उड़ान में, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान में क्या करना है? उड़ान में करना यह है कि छोटे छोटे शहरों में, ये कोई छोटा शहर है, ठीक, मान लीजिए कोई छोटा शहर है, यहां पर क्या बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है। अब एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी सपोज दैट 100 करोड़ रुपए लेकर के एयरपोर्ट बना दी, लेकिन ये कंपनी कह रही भैया हम 100 करोड़ लगा करके एयरपोर्ट बनाए हैं तो हर साल कम से कम 10 करोड़ हम कमाएंगे। अब एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी कहां से कमाएगी भाई? इस एयरपोर्ट पर ढेर सारे प्लेन आए, ढेर सारी इस एयरपोर्ट पर जहाजें आएंगी, प्लेन आए, और जब ढेर सारी प्लेन उतरेंगी तो इन्हीं से जो टैक्स लेगी एयरपोर्ट कंपनी इनसे जो टैक्स लेगी उसी से 10 करोड़ रुपए हर साल कमाएगी। लेकिन दिक्कत क्या है? उड़ान के तहत भारत सरकार छोटे छोटे शहरों में प्लेन एयरपोर्ट बना रही है। अब छोटे शहरों में तुरंत तो बहुत जो छोटे शहर हैं, जो स्मॉल सिटीज हैं, इसमें ऐसा थोड़ा है कि तुरंत 20 को जहाज उतरने लगेंगे। इसमें तो 2 4 5 साल, कम से कम 5 साल, मान लीजिए 5 साल कहते हैं, कम से कम 5 साल तो कम ही जहाज उतरेंगी। धीरे धीरे एयरपोर्ट बन गया, जहाज आती जाएंगी, जो प्लेन बनेगा धीरे धीरे इसका रनवे विस्तार होगा, कमर्शियल होगा, इस शहर के लोग भी जानेंगे अच्छा हमारे यहाँ जहाज चलने लगी है, 2 4 साल में लोगों की आदत पड़ जाएगी।
यानी 5 साल बाद तो ये एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी, 10 करोड़ कमा लेगी। लेकिन शेष 5 साल क्या होगा? शेष 5 साल में स्थिति है कि अगर इसका लक्ष्य है 10 करोड़ हर महीना हर साल कमाना, तो 25 चला हर साल ये 5 करोड़ ही कमा रही है। अब सरकार कहती है कि तुम 10 करोड़ कमाओगे तो प्रॉफिट में रहोगे, लेकिन आने वाले 5 साल तक तो तुम 5 ही करोड़ कमा रहे हो। तो सरकार कहती है हम आने वाले 5 साल तक जो तुम 5 करोड़ तुम्हारा गैप हो रहा है, इस गैप की पेमेंट हम कर देंगे। सरकार करती है हम पेमेंट कर देंगे, यानी 5 साल तुम्हें हम घाटे में नहीं जाने देंगे, उसके बाद तो तुम खुद प्रॉफिट में चले जाओगे। अब मान लीजिए कोई कंपनी है 100 करोड़ लगाई है, 10 करोड़ हर साल कमाना है, बरेली में एयरपोर्ट खोल दिया, हमारे गोरखपुर में एयरपोर्ट खोल दिया, बिहार में कहीं एयरपोर्ट खोल दिया। अब हो गया क्या? मान लीजिए हर साल कमाना था 10 करोड़, 10 करोड़ कमाना इसका टारगेट है, कमा रही है 6 करोड़, तो 4 करोड़ का क्या है? गैप है। इस 4 करोड़ के गैप का पेमेंट कौन कर देगी? इंडिया गवर्नमेंट कर देगी। उड़ान में यही व्यवस्था है कि 5 साल तक आपको घाटे में नहीं जाने देंगे। यह इसलिए किया जाता है ताकि प्राइवेट सेक्टर घाटे के डर से आए ना। सरकार खड़ी है कि घाटे में नहीं जाने देंगे, आइए ना हमारे छोटे छोटे शहरों में, बिहार में, यूपी में, झारखंड में, पूरे देश में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, सब जगह छोटे छोटे एयरपोर्ट बनाइए, एयर कनेक्टिविटी दीजिए। इस वायबिलिटी गैप फंडिंग को पहली बार उड़ान में लागू किया गया, और इस वायबिलिटी गैप फंडिंग का योगदान है कि आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे भारत के छोटे छोटे शहरों में तेजी से एयरपोर्ट बन रहे हैं, रनवे बन रहे हैं, जहाजें लैंड कर रही हैं। एक दिन आएगा जब सब प्रॉफिट में चलने लगेंगे तो और तेजी से बनने लगेगा। अभी जो अंतरिम बजट पेश किया गया है उसमें यही सुविधा विंड एनर्जी में दी गई है कि विंड एनर्जी का पैनल लगाइए, 5 साल तक आपको हम वायबिलिटी गैप फंडिंग दे देंगे। यानी मान लीजिए विंड एनर्जी का 10 करोड़ का पैनल लगा दिया, तो 10 करोड़ लगाया तो हर साल कमाएगा कम से कम 1 करोड़। लेकिन आने वाले 5 साल तक पता चला कि हर साल 1 करोड़ नहीं, बेचारा 50 लाख ही कमा रहा है, तो 50 लाख का गैप है ना। तो सरकार कह रही है जो 50 लाख का गैप है 5 साल तक हम भरते रहेंगे, हम तुमको देते रहेंगे। अब तक उड़ान में था, अब किस में आ गया है? अब एक में और आ गया है, इस बजट में आ गया है, यह विंड एनर्जी में, पवन ऊर्जा में भी यह आ गया है। समझ में आ गई बात? तो वायबिलिटी गैप फंडिंग भी इस PPP में आता है, यानी यह उन प्रोजेक्ट को वित्तीय मदद देता है जिसमें वित्तीय कमर्शियल वायबिलिटी नहीं है। इसके तहत सरकार PPP प्रोजेक्ट के कुल प्राइवेट कैपिटल का 20% ग्रांट के रूप में देती है। सरकार क्या कर देती है कि कहती है कि भाई जितना कुल प्रोजेक्ट लग रहा है, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लग रहा है, तो हम 20% यानी 20 करोड़ रख ले रहे हैं। इसी 20 करोड़ को हम तुम्हारे गैप फंडिंग के रूप में देंगे। उड़ान में इस मॉडल को पहली बार अपनाया गया। ठीक समझ में आ गई बात? और उड़ान में जब अपनाया गया तो जो गैप ट्रांसफर किया जाता है उसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नोडल एजेंसी बना गया है। ठीक, और जितनी भी प्राइवेट कंपनियां उड़ान में शामिल हो रही हैं सबको 5 साल तक वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रदान किया जाता है। अभी जब विंड एनर्जी में लाया गया है तो वहां भी 5 साल के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की व्यवस्था दी गई है। तो ये है वायबिलिटी गैप फंडिंग इन्वेस्टमेंट मॉडल में। पानी पी लेने दो। अब अगली बात, एक मॉडल है जिसे हम कहते हैं प्लग एंड प्ले मॉडल। ठीक, प्लग एंड प्ले मॉडल, ये बड़े मजेदार मॉडल है। यह प्लग एंड प्ले मॉडल 3 जगह सरकार लाई है, हाल में लाया गया है, पावर प्लांट में, एयरपोर्ट्स में और सड़क। जो पावर प्लांट बनाने हैं जिसमें कोयले से बिजली बनती है उसमें यह लाया गया है, पावर प्लांट में लाया गया है, एयरपोर्ट में लाया गया है और सड़कों में लाया गया है। इसमें क्या है? इसमें क्या है? प्लग एंड प्ले। प्लग का मतलब प्लग लगाओ, बटन ऑन करो और तुरंत खेलना शुरू कर दो। यह शब्द इलेक्ट्रॉनिक गेम से लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक गेम में क्या होता है? प्लग लगाइए, ऑन कीजिए, गेम शुरू। यहां प्लग एंड प्ले का मतलब है कि तुरंत आइए, टेंडर लीजिए, काम शुरू कीजिए। आइए टेंडर लीजिए, काम शुरू कीजिए। पावर प्लांट का, एयरपोर्ट का, रोड का टेंडर लीजिए, काम उसी दिन से शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन उस दिन से काम शुरू होने के लिए सारा कागज पत्र मेंटेन होना चाहिए ना। तो सरकार कहती है कि पहले से सभी मंजूरियों को हम दे दिए हैं, डॉक्यूमेंट हम सारा तैयार किए हैं।
एयरपोर्ट जहां बनाना है जमीन एक्वायर कर लिए है, सड़क बनानी है जमीन एक्वायर कर लिए है, सबका पैसा जो दे दिया है, सब कुछ फिट कर दिए हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा, कोई हड़ताल धरना प्रदर्शन नहीं करेगा। यदि पावर प्लांट बनाना है तो कोयले और गैस के जो लिंकेज होते हैं, जो लाइसेंस होता है, वो भी आपको तैयार करके एकदम कागज पत्तर रख लिए हैं। सरकार कहती है सब डॉक्यूमेंट तैयार, किसी ऑफिस चक्कर नहीं लगाना है। आइए, ऑनलाइन ऑक्शन हो रहा है, नीलामी कीजिए, ठीक, पैसा दीजिए, सड़क बनाना शुरू कर दीजिए, एयरपोर्ट बनाना शुरू कर दीजिए, पावर प्लांट बनाना शुरू कर दीजिए। चाहे विदेशी इन्वेस्टर हो या भारत का अपना कोई इन्वेस्टर हो, या यूं कहिए कोई विदेशी डेवलपर कंपनी हो, कोई इंडियन डेवलपर कंपनी हो, ऑनलाइन आइए, आपको किसी मंत्रालय में भी ये नहीं जाना। आइए, नीलामी में भाग लीजिए, कागज पत्र तैयार है, जमीन पर जाइए, काम शुरू कीजिए, प्लग एंड प्ले, तुरंत ठेका लीजिए, तुरंत काम शुरू, लेट नहीं होना है। इसको कहते हैं प्लग एंड प्ले मॉडल। ठीक, अगर इसकी विशेषताएं देखा जाए तो 2015-16 में सरकार इसे लाती है, पावर प्लांट, एयरपोर्ट, रोड जैसी महंगी परियोजनाएं में लाती है। इसमें डेवलपर तुरंत निर्माण कार्य शुरू कर देते हैं। दरअसल इसे इसलिए लाया गया क्योंकि देश में सैकड़ों प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसका ठेका तो हो गया है, लेकिन सरकारी मंजूरियों के कारण रुके हुए हैं, पैसा वहां लॉक हो गया है। तथा इसलिए सरकार को उम्मीद है कि अगर प्लग एंड प्ले मॉडल लाएंगे तो हम प्रोजेक्ट्स को तेजी से शुरू कर देंगे, तेजी से कंप्लीट कर देंगे। जो लाखों करोड़ रुपए हमारे लॉक पड़े हुए हैं उनको हम अनलॉक कर देंगे। इससे ढेर सारे घरेलू और विदेशी निवेशक भी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करेंगे, क्योंकि ढेर सारे घरेलू और विदेशी निवेशक डरते हैं कि भारत में मंजूरी मिलने में बहुत टाइम लगता है। इसी के साथ साथ एक मॉडल आया है, स्विस चैलेंज मॉडल। अभी यूपीएससी में पूछा गया था इसको, अभी पिछले साल मेंस में ही पूछा गया था कि पिछले साल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से क्या कहते हैं, रेलवे में कौन सी व्यवस्था लाई गई है। अभी प्री में पूछा गया है प्लग एंड प्ले मॉडल से, स्विस चैलेंज मॉडल से बहुत पूछा जा रहा है। ये सब एकदम एडवांस इकोनॉमी है, पुरानी वाली नहीं है। इसी सब में काम हो रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ना। इसीलिए मैं चित्र उत्र बना करके लाता हूँ ताकि हमारे विद्यार्थियों को ये सब कठिन न लगे, आसान लगे, आसानी से समझ जाएं। तो क्या है स्विस चैलेंज मॉडल, इसको देखिए। स्विस चैलेंज मॉडल में क्या होता है कि मान लीजिए सड़क, कोई सरकार को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करवाना हो, सड़क वड़क कुछ बनवाना हो, ठीक, अब कुछ भी काम करवाना हो तो एक प्राइवेट, समझना बात को, यह स्विस चैलेंज मॉडल में जो ठेका दिया जाता है उसकी सारी प्रोसेस, नीलामी जो होती है ठेका देने की, वो ऑनलाइन होती है, ठीक, ऑफलाइन कोई प्रोसेस नहीं होती। अब इसकी प्रक्रिया क्या है, इसमें सरकार कहती है कि हम ऑनलाइन ऑक्शन करने आ रहे हैं, ठेका देने आ रहे हैं। कोई एक प्राइवेट पार्टी, ठीक, जिसने सबसे पहली बार ऑक्शन में भाग लिया है, नीलामी भाग लिया, मान लीजिए इस प्राइवेट पार्टी ने नीलामी में भाग ले लिया और सरकार को प्रपोजल दे दिया, सरकार इसका प्रपोजल ले लेती है। उसके बाद जब कोई दूसरी पार्टी आती है, कोई दूसरी पार्टी आती है, तो सरकार कहती है देखो हमारे पास एक ऑलरेडी प्रपोजल आया हुआ है, आप यदि, क्या जो पहले ने प्रपोजल दिया है, क्या आपके पास उससे बेहतर कोई प्रपोजल है? अगर उससे बेहतर प्रपोजल है तो हमें दीजिए। अगर मान लीजिए दूसरी पार्टी ने पहली पार्टी से बेहतर प्रपोजल दे दिया, मान लीजिए इस दूसरी पार्टी ने पहली पार्टी से बेहतर प्रपोजल दे दिया, तो ठेका किसको मिल जाएगा? दूसरी पार्टी को। लेकिन यदि इस दूसरी पार्टी ने पहली से बेहतर प्रपोजल नहीं दिया तो वह ठेका मिल जाता है पहली पार्टी को, ठीक। इसकी प्रक्रिया क्या है बताता हूं, इसको थोड़ा और खोलता हूं। अब देखिए इसमें सरकार क्या करती है, जब ये ऑनलाइन किसी भी इंफ्रा में कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना है तो सबसे पहले सरकार एक एक्सपर्ट कमेटी बना देती है। सरकार ने क्या किया, एक एक्सपर्ट कमेटी बना दिया, ठीक। अब मान लो यह कोई प्राइवेट पार्टी है, मान लो यह अडानी साहब हैं, ऑनलाइन ऑक्शन में भाग ली इनकी कंपनी किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, तो इनका प्रस्ताव ले लिया जाता है और प्रस्ताव इस एक्सपर्ट कमेटी को भेज दिया जाता है। उसके बाद कहा जाता है देखें दूसरी कौन है भाई, जब दूसरी पार्टी आती है तो इस दूसरी पार्टी से, ठीक, कहा जाता है देखिए एक प्रस्ताव वो दे चुके हैं,
आप दूसरा प्रस्ताव दीजिए, इनसे बेहतर दीजिए। जब ये दे देती है तो ये भी एक्सपर्ट कमेटी को दे दिया जाता है। फिर इस पार्टी का से कहा जाता है दूसरी पार्टी ने एक प्रस्ताव दे दिया है, अब आप दूसरी से बेहतर कुछ दे सकते हैं तो दीजिए, ये भी दे देती है। अब इसमें चुना जाता है, पहली पार्टी ने जो दूसरी बार आकर्षक प्रस्ताव दिया है वो बेहतर है कि जो दूसरी पार्टी दी थी वो बेहतर है, किसका प्रस्ताव बेहतर है, एक्सपर्ट कमेटी इसका निर्णय ले लेती है और ठेका दे दिया जाता है। इसी मॉडल को कहा जाता है स्विस चैलेंज मॉडल। समझ में आ गई बात? यह मॉडल इसलिए लाया गया ताकि प्राइवेट प्लेयर्स के बीच ही प्रतिस्पर्धा कराई जा सके कि सरकार को कौन बेहतर प्रपोजल दे सकता है। मान लीजिए इसने एक बार दिया कि चलो भैया हम 1000 करोड़ में इतनी बढ़िया रोड बनाएंगे, इसने दिया कि हम 1000 करोड़ में इतनी बढ़िया रोड बनाएंगे, तो एक्सपर्ट कमेटी कहेगी अब तुम दो भैया 1000 करोड़ में तो बना रहा है, तो ये देगा कहेगा चलो भैया हम 800 करोड़ में बनाएंगे। इसने दे दिया वही रोड हम 800 करोड़ में बना देंगे। अब फिर इससे कहा जाएगा भैया वो 800 करोड़ में बना रहा है, तो ये वाला अगर 700 करोड़ का दे दिया तो इसको दे दिया जाएगा, नहीं दे पाया तो इसका प्रपोजल बेहतर है तो इसको दे दिया जाएगा। यानी आपस में क्या करा दी जाती है, प्रतिस्पर्धा करा दी जाती है। तो इंफ्रा के लिए इतने मॉडल हैं। आप स्विस चैलेंज से आइए, आप भी बोट से आइए, आप बोट से आइए, आप इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट मॉडल से आइए, किसी भी मॉडल से आइए, हैम मॉडल से आइए, आप आइए और देश में इंफ्रा का निर्माण कीजिए। आज आप जो देखते हैं कि तेज़ी से सड़कें बन रही हैं, तेज़ी से एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तेज़ी से रेल कॉरिडोर बन रहे हैं, तेज़ी से सुरंगें बना रही है। भारत इंफ्रा के मामले में रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। अभी जो मुंबई वर्ली सी लिंक है, ठीक, जो मुंबई वर्ली सी लिंक है आपका, अभी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। भारत का सबसे बड़ा जो समुद्र सेतु है वह भी बोट के माध्यम से बना है, इस मॉडल के माध्यम से बना है। यह जो भी बोट है ना, कहाँ गया, इस मॉडल से बना है, इस भी बोट के मॉडल से बना है। ठीक, समझ में आ गई बात? अभी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वह इसके मॉडल से, ईपीसी के मॉडल्स, उसमें कई सड़कें ईपीसी के मॉडल से बन रही हैं, कुछ सड़कें एचएम के मॉडल से बन रही हैं। जेवर एयरपोर्ट प्लग एंड प्ले मॉडल से बनाया जा रहा है, आइए तुरंत बनाना शुरू कीजिए। तो इतने मॉडल से काम हो रहे हैं। सरकार ने इतने मॉडल इसलिए लाए हैं ताकि भैया जिसको जो मॉडल पसंद हो, जिस उद्योगपति, जिस व्यापारी को जो मॉडल पसंद हो, उसी मॉडल से आ जाए। अर्थव्यवस्था का एक नियम है कि किसी भी कमरे के ज्यादा से ज्यादा दरवाजे होने चाहिए, आ भी सके जा सके। कोई भी इकॉनमी सबसे स्वस्थ इकॉनमी तभी होती है जब इस इकॉनमी में निवेशक के आने और जाने के रास्ते खूब हों। इसलिए सरकार ने ढेर सारा इन्वेस्टमेंट मॉडल दिया है। आ जाइए भैया भी बोट मॉडल से आ जाइए, अच्छा लगे, नहीं तो आ जाइए हाइब्रिड एन्युटी से आ जाइए, ये भी नहीं अच्छा लग रहा है तो आ जाइए वायबिलिटी गैप फंडिंग हम लेकर के आए हैं, इससे आ जाइए, ये भी नहीं अच्छा लग रहा है तो प्लग एंड प्ले मॉडल से आ जाइए, ये भी नहीं अच्छा लग रहा है तो स्विस चैलेंज से आ जाइए। आइए बनाइए। ठीक, ये रही इंफ्रा में। अब कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल हेल्थ केयर में भी सरकार लेकर के आई है। ठीक, जैसे अभी नीति आयोग ने एक मॉडल दिया है PPP मॉडल इन हेल्थ केयर सर्विस, या नीति आयोग ने एक मॉडल दिया है कि देश में ढेर सारे हॉस्पिटल बनाए जाएं। दरअसल इस देश में 3 बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, कैंसर, हार्ट हृदय की बीमारियां और सांस से संबंधित बीमारियां। 3 बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही है, आप लोग देख ही रहे होंगे। इन तीनों का इलाज बहुत महंगा है, कैंसर का, हार्ट का, रेस्पिरेटरी का, श्वास से संबंधित बीमारियां, तीनों का इलाज भी बहुत महंगा है। आम आदमी मर भी इन्हीं तीनों से रहा है। तो जाहिर सी बात है सरकार को इन ऐसे हॉस्पिटल देने होंगे ताकि इनका बेहतर से इलाज हो जाए। अब इस मॉडल क्या है, सरकार कह रही है, ठीक, अब नीति आयोग कह रहा है कि मॉडल क्या है, इसमें क्या है, राज्यों से कहा जा रहा है, राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार राज्यों से कह रही है कि आप प्राइवेट कंपनियों को कह दीजिए कि आए, प्राइवेट डेवलपर आए, अस्पताल बनाएं और उन्हें चलाएं।
यानी प्राइवेट डेवलपर हॉस्पिटल बना देगा, हॉस्पिटल का हमने चित्र भी बना दिया है, तो वही तो प्राइवेट हॉस्पिटल हो गया। नहीं, कह रही है सरकार कि जब प्राइवेट डेवलपर आएगा, कोई प्राइवेट कंपनी आएगी, हॉस्पिटल बनाएगी, तो हॉस्पिटल बनाने का 40% पेमेंट उसको कौन कर देगा? राज्य की सरकार कर देगी। यानी मान लीजिए किसी हॉस्पिटल को बनाने का 100 करोड़ का खर्चा है, तो 40 करोड़ कौन दे देगा? 40 करोड़ दे देगी राज्य की सरकार, गवर्नमेंट दे देगी। 60 करोड़ ये प्राइवेट कंपनी लगाए। इसके अलावा राज्य सरकार कह रही है कि जिस जिले में यह हॉस्पिटल होगा, उस जिले का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसके ब्लड बैंक की सुविधाएं भी इस हॉस्पिटल को मिलेगी। सरकार के एम्बुलेंस का इस्तेमाल भी है तो प्राइवेट डेवलपर करेगा। तो भैया इससे सरकार को क्या फायदा होगा? तो सरकार कह रही है कि हमारे जो लोग आपके हॉस्पिटल में जाएंगे, आम आदमी जाएगा इलाज कराने, उसका इलाज आपको कम शुल्क पर करना होगा, और कितनी शुल्क पर करना होगा यह हम तय करेंगे। यानी शुल्क सरकार तय कर देगी ताकि आम आदमी का इलाज हो जाए। यह हॉस्पिटल 3 बीमारियों से संबंधित होंगे, कैंसर, हार्ट और रिस्पिरेटरी डिजीज। तो इस प्रकार हॉस्पिटलिटी के सेक्टर में भी एक इन्वेस्टमेंट मॉडल लाया गया है। दरअसल देश में आजकल 35 से 40% मौतें इन्हीं 3 बीमारियों से हो रही है, याद रखिएगा। और हेल्थ सेक्टर के 4 क्वार्टर होते हैं। एक होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टर, एक क्वार्टर ये होता है। दूसरा होता है उपकरण माने मशीनरी। तीसरा होता है बेड माने बिस्तर, यानी जिस पर पूरा मरीज का इलाज उलाज किया जाएगा, सब वेंटिलेटर उल्टर। और चौथा होता है खुद मरीज। अगर देखा जाए तो 3 जो क्वार्टर है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उपकरण और बेड, ये तीनों प्राइवेट सेक्टर के ही पास हैं। इसलिए नीति आयोग ने कहा कि साझेदारी अनिवार्य है, प्राइवेट सेक्टर से साझेदारी कीजिए, यह व्यवस्था लाइए, ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल बन जाएगा, सब गरीब आदमी का, आम आदमी का सस्ते में इलाज हो जाएगा। यह तीनों बीमारियों से इस देश में लोग बेमौत मारे जा रहे हैं, तो हेल्थ सेक्टर में यह व्यवस्था लाई गई है। इसी के साथ स्किल डेवलपमेंट में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लाया गया है। इसके तहत क्या किया गया? भारत सरकार ठीक देश में 1500 आईटीआई बना रही है। नहीं सॉरी, भारत सरकार को ठीक 1500 आईटीआई की जरूरत है। अब भारत सरकार कह रही है प्राइवेट सेक्टर से कि प्राइवेट सेक्टर इन आईटीआई को डेवलप करे, प्राइवेट सेक्टर इन आईटीआई को डेवलप करे, बेहतर आईटीआई बनाए, लड़कों को बुलाए, पढ़ाए, कुछ फीस ले। ठीक, तो प्राइवेट सेक्टर कह रहा है कि इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो सरकार कह रही है कि लागत का एक हिस्सा हम दे देंगे, 20% पैसा हम दे देंगे, 20% पैसा हम दे देंगे, शेष 80% पैसा लगाइए, आईआईटी बनाइए, हमारे विद्यार्थी आए तो उन्हें पढ़ाइए, इनसे फीस लीजिए। हाँ, चूंकि 20% पैसा हमने लगाया है तो थोड़ा फीस कम ले लीजिए ताकि सब लोग पढ़ाई कर पाए। या स्किल डेवलपमेंट के भीतर इन्वेस्टमेंट मॉडल लाया गया है। वैसे ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ही एक इन्वेस्टमेंट मॉडल डिजिटल इंडिया में लाया गया है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, देखते हैं भैया इसमें क्या लाया गया है। अब देखो, आपको पता होगा कि 2015 में देश ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की। ठीक, और जब डिजिटल इंडिया की शुरुआत की तो कहा देश ने कि हम डिजिटल इंफ्रा का विकास करेंगे, जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं सबको डिजिटल रूप से वितरित करेंगे। जैसे मान लो डीबीटी क्या है? सरकारी सेवाएं है, आपके खाते में पैसा आ जाता है, सरकार भेजती है। अगर डिजिटल इंडिया नहीं रहती तो खाते में आ पाता? नहीं आ पाता है। साथ साथ इसी डिजिटल इंडिया के तहत यह बात कही गई कि हम यूनिवर्सल डिजिटल साक्षरता को भी लाएंगे। यानी डिजिटल इंडिया के तहत कहा गया कि एक तरफ डिजिटल इंफ्रा का विकास करेंगे, दूसरी तरफ सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से सप्लाई करेंगे, तीसरी तरफ हम यूनिवर्सली रूप से पूरे देश को डिजिटल लिटरेसी देंगे, सभी देश, पूरे देश के नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर करेंगे, ये कहा गया। ऐसे में जरूरत थी कि पूरे के पूरे देश में डिजिटल इंफ्रा का विकास किया जाए, पूरे के पूरे देश में डिजिटल इंफ्रा का विकास किया जाए। और डिजिटल इंफ्रा के विकास के लिए एक योजना लाई गई, भारत नेट। और भारत नेट योजना में
भारत नेट योजना में यह तय किया गया कि देश की जितनी ग्राम पंचायतें हैं सबको ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया जाएगा, सबको ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा, अर्थात सब तक इंटरनेट सप्लाई कर दिया जाएगा। अब सवाल है कि देश की समस्त ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से आप जोड़ेंगे तो इसका पैसा कहां से आएगा? घर घर तक इंटरनेट पहुंचाएंगे, गांव गांव तक इंटरनेट पहुंचाएंगे तो इसका पैसा कहां से आएगा? तो इसमें प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी लगाई गई। सरकार ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर पैसा लगाएंगे। कैसे? सरकार ने कहा कि भारत में जितने टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, मोबाइल वाली कंपनियां, इंटरनेट सप्लाई कंपनियां, भारत सरकार ने कहा कि भैया देखो, हम गांव गांव को डिजिटली जोड़ रहे हैं, तो जो मोबाइल का लोग इस्तेमाल करेंगे, मोबाइल रिचार्ज कराएंगे, जो इंटरनेट खरीदेंगे, उससे कौन फायदा कमाएगा? भविष्य में टेलीकॉम ऑपरेटर ही तो कमाएंगे। तो भारत सरकार ने कहा अगर भविष्य में टेलीकॉम ऑपरेटर कमाएंगे तो टेलीकॉम ऑपरेटर ही कुछ निवेश करें। तो सरकार ने कहा कि भारत में जितनी भी टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उन सब पर हम यूनिवर्सल सर्विस, एक नए प्रकार का टैक्स लगा रहे हैं जिसका नाम है यूनिवर्सल सर्विस लेवी। यानी ये टैक्स, कंपनियां जो टैक्स देती थी वो तो देती ही थी, इसके अलावा इन्हें एक लेवी देनी होगी। यह भी एक प्रकार का टैक्स है जिसका नाम होगा यूनिवर्सल सर्विस लेवी। अब यह यूनिवर्सल सर्विस लेवी लगेगी कैसे? तो सरकार ने कहा कि ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं यह जितना टैक्स देती हैं, दरअसल टेलीकॉम कंपनियां जो टैक्स देती हैं उन्हें कहा जाता है एजीआर, एग्रीगेटेड ग्रॉस रेवेन्यू। तो सरकार ने कहा कि ये टेलीकॉम कंपनियां जितना एजीआर देती हैं, एग्रीगेटेड ग्रॉस रेवेन्यू इनका जितना है, उसका 5% इन्हें यूनिवर्सल सर्विस लेवी के रूप में पैसा देना होगा गवर्नमेंट को। किसको देना होगा? गवर्नमेंट को। यानी मान लीजिए कोई टेलीकॉम कंपनी, अगर उसका एजीआर एक साल का 100 करोड़ रुपया है, वैसे इतना होता नहीं है, हजारों करोड़ में होता है, अगर इसका एक साल का एजीआर 100 करोड़ है तो यह 100 करोड़ तो देगी ही। इस 100 करोड़ का 5% यानी जो 5 करोड़ अतिरिक्त है वह देगी किसको? गवर्नमेंट को। ये 5 करोड़ दे दी। अब सभी कंपनियों से ऐसे ही एजीआर का 5% सरकार इकट्ठा करेगी और इकट्ठा करके एक फंड बना देगी, जिस फंड का नाम है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड सरकार क्या बना देगी? एक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड बना देगी। इसी फंड से जो पैसा इकट्ठा होगा उससे अपनी भारत नेट परियोजना में पैसा लगाएगी। कुछ पैसा सरकार लगाएगी, कुछ यहां से पैसा लगा दिया जाएगा, और भारत नेट से क्या किया जाएगा? पूरे देश में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का भी साख दिया जाएगा। साथ साथ कुछ पैसा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क फॉर नॉर्थ ईस्ट में भी लगाया जाएगा, यानी नॉर्थ ईस्ट में जो इंटरनेट के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है उसमें लगाया जाएगा। साथ साथ कुछ पैसा सबमरीन केबल कनेक्टिविटी टू अंडमान एंड निकोबार, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में समुद्र में केबल बिछा करके इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है, उसमें लगा दिया जाएगा। इस प्रकार हम देश को डिजिटल इंफ्रा दे देंगे। समझ में आ गई बात? ठीक इसी तरह से सरकार ने यह भी तय किया कि हम स्वच्छ भारत में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लाएंगे। इसके तहत है क्या कि स्वच्छ भारत जो हमारा अभियान है, इसके 2 सब मिशन है, आप लोग जानते होंगे। एक है स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण और दूसरा है स्वच्छ भारत अभियान शहरी। ठीक, इन दोनों जगह साफ सफाई के लिए एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम। कचरे से ऊर्जा बनाने का प्रोग्राम। छोटे छोटे प्लांट लगाए जा रहे हैं, गांव और शहर के कचरे को इकट्ठा किया जाएगा, ऊर्जा बनाई जाएगी। तो ये जो छोटे छोटे प्लांट लगाए जा रहे हैं, इसके लिए भी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को अपनाया गया है। सरकार कह रही है कि प्राइवेट सेक्टर आए, प्लांट लगाए, कचरा बनाए, खाद बनाए, एनर्जी बनाए और बेच करके पैसा कमाए। तो ये सब प्राइवेट सेक्टर की विशेषता है, ये सब है इन्वेस्टमेंट मॉडल। लेकिन एक बात और चली देश में, बात ये चली कि आम आदमी का पैसा, अगर आम आदमी पैसा लगाना चाहे इंफ्रा प्रोजेक्ट में तो कैसे लगवाया जाए? मान लीजिए ये तो विदेशी कंपनियां हैं, देसी कंपनियां, बड़े बड़े लोग हैं, आ रहे हैं, लेकिन हम आपका भी पैसा अगर इंफ्रा में लगना हो तो कैसे लगे?
तो 2014 में दो व्यवस्था लाई गई, एक को कहते हैं रीट्स और दूसरे को कहते हैं इनविट्स। रीट्स, इस रीट्स का नाम है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। कोई भी व्यक्ति ठीक सेबी के पास, आरबीआई के पास, सेबी के पास जाएगा और रीट्स के रूप में अपने आप का रजिस्ट्रेशन करा लेगा, लेकिन शर्त है कि उसके पास कम से कम 500 करोड़ रुपए होने चाहिए। कितना होना चाहिए? 500। यानी आप 500 करोड़ लेकर के जाइए और कहिए कि हम रीट्स खोलना चाहते हैं। या रीट्स तकनीकी रूप से एक प्रकार का म्यूचुअल फंड होगा, बिल्कुल ठीक उसी तरह से काम करेगा जैसे म्यूचुअल फंड काम करते हैं। आपको कैपिटल मार्केट पढ़ाने वाले उसमें म्यूचुअल फंड बताएंगे, ठीक। या रीट्स ठीक उसी प्रकार से काम करेगा जैसे म्यूचुअल फंड काम करते हैं। अब रीट्स बन गया, इसने 500 करोड़ रुपए लगा दिए। 500 मिनिमम 500 करोड़ चाहिए, आगे जितना 1000 10,000 लगा दीजिए, कौन रोक रहा है। अब ये रीट्स बन गया तो रीट्स करेगा क्या? अब ये रीट्स जाएगा बड़ी बड़ी कंपनियों के पास, कहेगा आप हमें पैसा लगाइए, हमारे रीट्स को पैसा दीजिए, इनसे पैसा लेगा। या बैंकों के पास जाएगा, एलआईसी इत्यादि के पास जाएगा, इनसे भी निवेश करवाएगा। या आम आदमी के पास भी जाएगा, टेलीविजन पर प्रचार देगा कि निवेश कीजिए। आम आदमी 500 रुपए तक का निवेश इसमें ले सकता है, आम आदमी भी लगा देगा। इन सब अपना पैसा और इन सबका पैसा हो गया। अब रीट्स क्या करेगा? ठीक, कि रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करेगा, मॉल बनाएगा, बड़ा बड़ा बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाएगा, होटल बनाएगा। ठीक, अब होटल बन गया तो या तो रेंट पर चढ़ा दे या सेल कर दे। मॉल बन गया, इनको भी या तो रेंट कर दे या सेल कर दे। ठीक, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, ये मॉल बन गया, इनको भी रेंट पर चढ़ा दे या सेल कर दे, इससे पैसा कमाएगा। और जो भी प्रॉफिट आएगा, जिसने जितना दिया है उनको लाभांश बांट देगा, जो अपने लगाया है उसका भी हिस्सा अपने ले लेगा। मान लीजिए किसी कंपनी ने जो दिया इसका लाभांश दे देगा, एलआईसी ने जो दिया इसका लाभांश दे देगा, इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने जो दे दिया है इसका लाभांश दे देगा, बस। यानी आप देख रहे हो कि इसका नाम क्या है? रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट्स। तो ये सारे के रियल इस्टेट के इंफ्रा है, इसमें काम कर लेगा। ठीक उसी तरह से एक है इनविट्स, ठीक उसी तरह से एक है इनविट्स, बिल्कुल वही व्यवस्था। कोई भी व्यक्ति 500 करोड़ रुपए लेकर के जाए, इसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये भी 2014 में ओपन किया गया। ठीक, कोई भी व्यक्ति 500 करोड़ रुपए लेकर के जाए, अपने आप को इनविट्स के रूप में दर्ज कर दे कि भैया हम इनविट हो गए। मिनिमम 500 करोड़ लेकर के जाना है। अब यह भी यही करेगा, यह भी किसी कंपनी के पास जाएगा, कहेगा पैसा लगा दीजिए, हमको दे दीजिए। या भी किसी संस्थान, बैंक, एलआईसी, पेंशन फंड, पोस्ट ऑफिस सबके पास जाएगा, कहेगा पैसा लगा दीजिए। या भी आम आदमी के पास जाएगा, मिनिमम 500 तक लग सकता है, इनसे भी पैसा लगवा देगा। उसके बाद इसका अपना पैसा, बस इन लोगों से पैसा इकट्ठा किया है, फिर ये कहां लगाएगा? ये बनाएगा, विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट लगाएगा, सोलर प्रोजेक्ट लगाएगा, ये भी नेशनल हाईवे में पैसा लगाएगा, सड़क बनाएगा, ये भी बड़े बड़े पावर प्लांट लगाएगा, इसमें पैसा लगाएगा। ये भी मोबाइल टेलीफोन ऑपरेटर का काम करने लगेगा, बढ़िया इंटरनेट सप्लाई करेगा। यानी ये या तो पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा या डिजिटल सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा, सड़क पुल बंदरगाह में इन्वेस्ट करेगा, विंड एनर्जी सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करेगा। और इस इन्वेस्टमेंट से जो रेवेन्यू मिलेगा, जो राजस्व मिलेगा, यहाँ से जो प्रॉफिट कमाएगा, राजस्व मिलेगा, उस राजस्व का डिवाइडेंट, लाभांश, जिसने जितना लगाया है उनको लाभांश दे देगा, जिसने जितना लगाया है लाभांश दे देगा। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि आम आदमी का, संस्थानों का, कंपनियों का, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई एक बैंक है, वह कोई प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी तो है नहीं, लेकिन देश को इतना इंफ्रा की जरूरत है कि एसबीआई भी चाहे तो इंफ्रा में पैसा लगा दे। हमारे पास 5,000 रुपए है, हम चाहते हैं कि हम भी सड़क में पैसा लगा के पैसा कमाएं, हम भी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी से पैसा कमाएं, तो हम 5,000 रुपया किसी इनविट्स में लगा देंगे। हम 50,000 लगा देंगे, 1 लाख लगा देंगे। 5,000 के हिसाब से, अगर 5,000 लगाए तो उसके हिसाब से लाभ मिलेगा, 50,000 लगाए उसके हिसाब से लाभ मिलेगा। यानी इंफ्रा में या इनविट्स और रीट्स इसलिए लाए गए कि इंफ्रा में सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों का पैसा न लगे, वे लोग जो सीधे इंफ्रा से नहीं जुड़े हैं उनका भी पैसा लग जाए। हम आप कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं खोले हैं, लेकिन हम आप भी इनविट में निवेश कर सकते हैं, रीट्स में निवेश कर सकते हैं। इससे ढेर सारा पैसा आएगा और इंफ्रा में लगेगा। हम एक बेहतर इंफ्रा बनाएंगे और साथ साथ बनाएंगे 2047 में
समृद्ध भारत, विकसित भारत। तो दोस्तों, ये कहानी रही इन्वेस्टमेंट मॉडल की। इंफ्रा के बाद इन्वेस्टमेंट मॉडल पढ़ना जरूरी था। अब अगले सेक्शन से हम आरबीआई और बैंकिंग की ओर चलेंगे। तब तक के लिए मुझे उम्मीद है यह इंफ्रा आपको समझ में आ गई होगी। जितना एडवांस अपडेट था, यह इन्वेस्टमेंट मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। जितना एडवांस अपडेट था कल तक, अभी परसों बजट आया, उसको भी हमने अपडेट कर दिया। जैसे सोलर एनर्जी में, बार बार सोलर याद आ रहा है, जैसे विंड एनर्जी में वायबिलिटी गैप फंडिंग को ला दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपका ज्ञानवर्धन होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर ये सब हो पाए तो हमें जरूर सूचित कीजिएगा, हम आपकी चिट्ठियों का इंतजार करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।